हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। बच्चों, कभी छोटे बच्चे को कहते सुना है किसी फॉरेनर को देखकर कि ये तो अंग्रेज है। अंग्रेज यानी इंग्लिशमैन। लेकिन सिर्फ अंग्रेज ही तो फॉरेनर्स नहीं है ना। दुनिया में इतने देश हैं, इतनी सिटीजनशिप है, कोई आयरिश है, कोई चाइनीज है, कोई कौन है। लेकिन हमारे छोटे बच्चे जो नादान है, जो मासूम है, वो हर किसी को अंग्रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का रोल, इंग्लिशमैन का रोल, ब्रिटिशर्स का रोल। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों इंडिया में ब्रिटिशर्स आए? क्यों इतने हावी हो गए? किस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चला, इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने जाना था कि जो यूरोपियंस थे वहां पर यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इसके बाद पहले उन्होंने कुछ ज्यादा ही दुनिया को समझ लिया था। अब पूरी दुनिया में अपने ट्रेड को फैलाना चाहते थे, या अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करना चाहते थे, अपनी एम्पीरियलिज्म को, अपनी एम्बिशियसनेस को पूरा करना चाहते थे। जो भी इसके कारण थे, अब वो पूरी दुनिया में जाने वाले थे। इंडिया में भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री आई, पुर्तगाल, डच, फ्रांस, इंग्लैंड, इस तरह से। लेकिन सबसे ज्यादा जो हावी रहे वो थे ब्रिटिशर्स। फ्रांस भी थे, फ्रांस और इंग्लैंड की वॉर हुई थी कर्नाटक में। हमने इससे पहले जाना था किस तरह से वॉर हुई, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या उसके कॉजेज थे, कौन जीता कौन हारा, क्यों जीता क्यों हारा, हर बात पर हमने डिस्कस की थी। तो बच्चों, बंगाल में अब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो हावी हो चुके थे। वहां पर उन्होंने ज्यादा राइट्स ले लिए थे। अब बच्चों बारी थी मैसूर की। तो बात करेंगे आप अपने मैसूर की। मैसूर। अब बच्चों, जो मैसूर था वहां पर हैदर अली आए थे। लेकिन हैदर अली सीधा नहीं आए थे, वही बात करेंगे, बात हुई क्या थी। 1722 में एक फौजदार थे, या एक लैंड ओनर भी थे, लैंड लॉर्ड थे, फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद जो थे, इन्हीं के बेटे थे हैदर अली। हैदर अली जो थे उस टाइम में जो वहां के रूलर थे मैसूर के, वो थे कृष्ण राज। लेकिन कृष्ण राज की इतनी चलती नहीं थी। असल में कहने के रूलर थे, एक नाम के रूलर थे, एक सिर्फ नाम के ही जो ना मोहर थी, ठीक है। लेकिन असल में जो रूल कर रहे थे वो थे इनके दो मिनिस्टर, देवराज और नंदराज। ओके बच्चों, तो नंदराज को डिफीट करके 1761 में बन गए हैदर अली वहां के रूलर। 1761। ओके बच्चों, अब इसके बाद जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका ध्यान आ गया मैसूर की तरफ। क्यों? कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो काफी एम्बिशियस थे, अपने पावर को एक्सपेंड करना चाहते थे, पूरे इंडिया पर अपनी पावर को जमाना चाहते थे। तो मैसूर तो उनके रास्ते में कोई रुकावट आ गई। मैसूर जो हमेशा अपनी डिग्निटी के लिए लड़ने वाला था। जानेंगे किस तरह से एंग्लो मैसूर फर्स्ट वॉर हुई। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर तो कब हुई थी? 1767 से लेकर 1769। बच्चों, कुछ बच्चों ने पूछा है कि ये 2 साल चली थी वॉर, या ऐसे ना, मैंने कुछ और एग्जांपल पहले दिए थे, तो पूछ रहे थे कि ये वॉर 2 साल चली थी इसलिए ऐसा कुछ लिखा है। ऐसा नहीं है बच्चों। इस टाइम में छोटी छोटी वॉर्स होती रही, छोटी छोटी लड़ाइयां होती रही। तो ये एक टाइम था जिस टाइम में ये वॉर हुई थी। उसके बाद कोई ना कोई अलायंस या कोई ना कोई ट्रीटी हो गई, वॉर बंद हो गई, ठीक है ना। तो ये वॉर क्यों हुई थी इसके बारे में अपने जानेंगे। सबसे पहले जो इसका सबसे मेन कॉज था वो था फ्रेंडशिप विद फ्रांस। जो हैदर अली था वो फ्रांस के थोड़ा नजदीक आ रहा था, उससे थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर रहा था, मित्रता बढ़ा रहा था। अब अंग्रेजों के दुश्मन है फ्रांस वाले। दुश्मन कहना कुछ इंटेंस वर्ड होगा, अगर हम इसकी जगह कहें कंपीटेटर, तो
कंपिटिटर थे फ्रांस, ये दोनों यूरोप से आए थे, दोनों अपनी पावर्स को एक्सपेंड करना चाहते थे, दोनों खास बनना चाहते थे, दोनों सर्वोपरि बनना चाहते थे। तो उसके लिए एक ही जगह पर आए, कंपटीशन हुआ। अगर कंपटीशन में मैसूर और फ्रांस एक साथ हो गए तो फ्रांस कभी ना कभी इंडिया पर हावी हो सकता है, तो इससे डर रहे थे ब्रिटिशर्स। इसके लिए ये जो बात थी अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, फ्रेंडशिप ऑफ मैसूर एंड अफगान। दूसरी बात, कर्नाटक। कर्नाटक के नवाब थे जो वो अंग्रेजों के दोस्त थे, ब्रिटिशर्स के दोस्त थे। तो क्या हुआ, मैसूर ने कर्नाटक पर वॉर कर दी, उसको हरा दिया। इस बात से अंग्रेज या ब्रिटिशर्स ज्यादा खुश नहीं थे, तो ये भी एक कॉज था जिसके कारण ये अब वॉर होनी लगभग फिक्स थी। थर्ड, मालाबार। मालाबार जो था वो था मैसूर का। यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। अब अपने एरिया पर किसी बाहर भी ब्रिटेन वालों का, वो लोग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, तो कहाँ से जो मैसूर के लोग थे वहां को, या वहां के जो रूलर्स थे उनको पसंद आए, तो ये भी उस टाइम में वार का कारण बना। वार हुई, कैसे हुई, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, कैसे उसकी इनिशियल स्टेजेस थी, उसके बारे में अपने देखते हैं। कि दो वार में दो साइड है हमेशा, है ना। एक तरफ है ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स, दूसरी तरफ है मैसूर। अब जो ब्रिटिशर्स थे उसने थोड़ा सा इंतजाम किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपनी तरफ कर्नाटक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मराठास थे उनको भी किया और निजाम को भी किया। निजाम, मराठा और ब्रिटिशर्स, अब ये तीनों मिलकर मैसूर पर हमला करने वाले थे। लेकिन मैसूर में थे हैदर अली, काफी डिप्लोमेटिक। हैदर अली गए निजाम और मराठा के पास, मराठा को दिए 35 लाख रुपीज, यानी 3.5 मिलियन रुपीज। देखिए बच्चों, मराठा जो थे वो थोड़े वचनबद्ध थे ना, बातों को मानने वाले, कुछ उनके सिद्धांत थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, मॉरल वैल्यूज थी। उसके कारण उन्होंने कहा होगा कि हम आपके साथ तो वॉर नहीं कर सकते, मतलब आपकी तरफ से अंग्रेजों के साथ, क्योंकि हमने पहले अंग्रेजों के साथ देने का वादा किया है, लेकिन हाँ हम इस वॉर में बराबर जुड़ रह लेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने लिए 35 लाख रुपीज। लेकिन निजाम जो मैसूर के साथ आ गया था। अब एक तरफ था निजाम और मैसूर, दूसरी तरफ कर्नाटक जो पहले ही मैसूर से हार चुका था, और ब्रिटिशर्स, दोनों में वॉर हुई। जीते इसमें मैसूर, बड़ी ही आसानी से जीत गए। और इसके बाद एक ट्रीटी हुई, ठीक है ना। ट्रीटी में जो बहुत सारा एरिया था अब उनको दे दिया गया था। 1769 में इन्होंने मद्रास पर हमला कर दिया। फिर एक ट्रीटी हुई, उसको कहते हैं 1769 की ट्रीटी, मद्रास में। हाँ बच्चों, आप एक काम करना कि आप एक कॉपी लगा लेना या एक जगह पर लिख लेना, एक तरफ तो लिख लेना ईयर्स, ठीक है, दूसरी तरफ ट्रीटी का नाम, कि ट्रीटी का नाम क्या है, तीसरी तरफ ये ट्रीटी किन और किन के बीच हुई है, ताकि आपको लास्ट में याद रहे। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं और आगे भी आपकी जिंदगी में ये बहुत ही काम आने वाली चीज है। साथ के साथ बनाओगे तो याद भी रहेगा आपको, और लिखना भी मुश्किल नहीं होगा, रिकॉर्ड ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये ट्रीटी हुई। अब बच्चों अगली बात, इस ट्रीटी में क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो बाउंड्रीज थी वो देख ली गई कि कौन सी बाउंड्री किसकी है। एक दूसरे के एरियाज देख लिए गए कि कौन सा एरिया किसका है, उसको वापस दे दिया जाए, एक दूसरे की टेरिटरीज को वापस दे दी जाए। और खास बात, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, ये इसमें डिसाइड हुआ। अब बच्चों इसके बाद आएगी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर।
हाँ तो बच्चों सेकेंड एंग्लो मैसूर वार ये होने वाली थी। क्यों होने वाली थी? क्योंकि इसमें इंसल्ट हुई थी ब्रिटिशर्स की, इसमें नहीं, इससे पहले की एक ट्रीटी में, मद्रास की ट्रीटी में, मद्रास जो आज का चेन्नई है। तो इसके जो कॉजेस थे उसके बारे में लिखेंगे कि सबसे पहला जो इंसल्ट थी इसकी पहले की ट्रीटी में ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। ये इस अब जो लड़ाई होने वाली थी या जो अब वॉर होने वाली थी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, उसका एक कारण बनने वाली थी। अगली जो बच्चों बात है, सबसे खास बात जिसके कारण अब ये लड़ाई होने वाली थी, वो बात थी बच्चों की उस टाइम में जो एरिया थे एक दूसरे के वो भी लड़े जा रहे थे, वो भी कब्जे में किए जा रहे थे। दूसरी बात कि जो इससे पहले ट्रीटी हुई थी, ये इस पर ट्रीटी पर फेथफुली विश्वास नहीं कर रहे थे, इस पर इन बातों को मान नहीं रहे थे। तो दूसरी बात थी फेथ की, है ना, फेथफुल रिलेशन। ओके बच्चों, जो थर्ड इसका सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण ये अब वॉर होने वाली थी, वो थी गुंटूर। गुंटूर में अब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहे थे, और जो गुंटूर था वो मैसूर का पार्ट था, वो मैसूर का था। अब बच्चों ये जब वॉर होने तैयार हो गई तो इसमें फिर से एक टीम बनाएगी, कौन कौन सी? कर्नाटक। कर्नाटक के साथ जो लड़ाई होने वाली थी उसमें टीम बनाएगी, कौन सी टीम? निजाम, मराठा और मैसूर, ठीक है। इस वॉर में कौन कौन होंगे? निजाम, मराठा एंड इन तीनों और अंग्रेजों की लड़ाई होने वाली है। लड़ाई हुई बच्चों, वॉर हुई और इसके बाद 70-80 में मद्रास को घेर लिया गया, कर्नाटक के अर्काट को जीत लिया गया, यानी कि कर्नाटक मद्रास को घेर लिया गया चारों ओर से। 70-82 हैदर अली मर गए। उसके बाद कौन बना? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इस वॉर को जारी रखा। टीपू सुल्तान भी उन्हीं की तरह बहादुर था, उन्हीं की तरह देश प्रेम का जज्बा रखता था और उन्हीं की तरह अंग्रेजों को यहां से बाहर उखाड़ने के लिए उत्सुक था, बहुत ही एंथुसियास्टिक था इस वॉर के लिए। तो इसके बाद मैसूर के टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। ये भी लड़ाई हुई और अब टीपू सुल्तान के आने के बाद जो मराठा थे वो अब इस वॉर से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। लेकिन इसके बाद 11 मार्च 1884, माफ कीजिए 1784, 11 मार्च 1784 एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी मैंगोल ट्रीटी। मैंगोल ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी ये ट्रीटी थी उस टाइम में जो लोग थे, जो मैसूर के लोग थे, वो हार गए थे तो ट्रीटी की इसमें अब जो काफी बड़ा एरिया था वो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, जो खास तौर से कॉटन का एरिया था, ठीक है ना। इसके अलावा एक दूसरे के जो प्रिजनर्स थे, बंदी थे, वॉर प्रिजनर्स थे, युद्ध के बंदी थे, उनको वापस लौटाया गया। और लिख लें इसको ना अच्छी तरह से बच्चों कि वॉर प्रिजनर्स को रिटर्न किया गया, ठीक है ना। अगली बात थी इसको इसमें कि उस टाइम में जो एक दूसरे के एरियाज थे वो भी वापस दिए गए। तीसरी बात, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हाथ नहीं लगाएंगे, नो इंटरफेरेंस, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हुआ
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या थे बच्चे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? ये इसके कारण क्या थे, इसके क्यों ये वॉर हुई? सबसे पहले तो ये थी कि जो मैंगलोर था, मैंगलोर में ब्रिटिशर्स फिर से आ रहे थे, तो इन्फ्लुएंस इन मैंगलोर फर्स्ट कॉज था। सेकंड ये था कि जो अब फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान था, वो कुछ ट्रीटी कर रहा था, तो ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, ठीक है ना। त्रिभुज में भी अब अंग्रेज आ चुके थे, ठीक है ना, यानी कि फ्रांस के साथ जो ट्रीटी हो रही थी टीपू सुल्तान की। देखो, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनका मन कर रहा है, दोनों ही इतने एम्बिशियस हैं कि पूरे इंडिया में रूल करें, लेकिन उसमें इनको जो टक्कर दे रहा है, फ्रांस को और इंग्लैंड को एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो अगर टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ ट्रीटी करे तो कैसे बर्दाश्त हो अंग्रेजों को? इस ट्रीटी के कारण ये अब लड़ाई होनी लगभग फिक्स हो चुकी थी। दूसरी बात, टीपू सुल्तान ने फ्रांस के बहुत से लोग थे, उनको अपने यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर रख दिया। अब देखो, जो अंग्रेज थे वो फ्रांस के लोग थे, वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, एक दूसरे के गुण भी जानते थे और उनकी बुराइयां भी जानते थे, एक दूसरे की ताकत जानते थे और कमजोरियां भी जानते थे। तो अंग्रेजों की कमजोरियां जानने वाले थे फ्रांसिस्ट। तो बच्चों, अगर वो साथ देंगे टीपू सुल्तान का, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए खतरा बनने के पूरे चांसेस हैं, जिसके कारण अभी ये वॉर होने वाली थी। तीसरा था कि जो डच के पास एक फोर्ट था, कोचीन का फोर्ट। कोचीन का फोर्ट था जो वो मालाबार एरिया में निगरानी रखने के लिए काफी अच्छा था। मालाबार की सिक्योरिटी के लिए फोर्ट अब मैसूर को चाहिए था। उन्होंने डच को इसके खरीदने के लिए कहा, डच से ये फोर्ट खरीदने के लिए डच को कहा, लेकिन इस फोर्ट को ये खुद खरीद नहीं पाए, क्योंकि इस फोर्ट को खरीद लिया ट्रावनकोर ने। ओके बच्चों, ट्रावनकोर ने फोर्ट खरीद लिया। इसके बाद जब ये लड़ाई होने वाली थी, कार्नाविलस ने ये जो काम था सेट नहीं बैठ रहा था, लड़ाई हुई। लड़ाई में इसमें मैसूर जो था वो थोड़ा सा कम रह गया। उसके बाद हुई 1792 में श्रीरंगपट्टम की ट्रीटी। ओके बच्चों, इस ट्रीटी में क्या कुछ डिसाइड हुआ कि दोनों जो अपने मैसूर है वो अपने आधे स्टेट को दे देगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है ना, हाफ स्टेट टू दूसरी बात ये थी कि इतनी लड़ाई हुई है, इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई यानी कि इसके लिए पनिशमेंट, इसके लिए जुर्माना, फाइन देगा मैसूर ब्रिटिशर्स को। कितना? 3 करोड़ रुपीस। 3 करोड़ रुपीस फाइन। जो इतना फाइन देगा उसके पास बचेगा क्या? उसके पास क्या रिसोर्स बचेंगे? मैसूर के पास काफी गरीब हो जाएगा, उसकी माली हालात बिगड़ जाएंगी, और इसके कारण ये माली हालात बिगड़े भी। टीपू सुल्तान का जो स्टेट था मैसूर, उसके हालात बुरे हो गए। अब बच्चों, इसके बाद आया एक और पॉइंट इसमें कि जो मैसूर था, टीपू सुल्तान था, उसने अपने टू सन्स को कहां पर भेजना था? मद्रास, ब्रिटिशर्स के पास। इस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ। बच्चों, काफी बुरी थी ये ट्रीटी। जुलाई 1799 में ये ट्रीटी हुई।
ओके बच्चों, अब बच्चों इसके बाद आया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसका कारण था ये पिछली ट्रीटी जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी टीपू सुल्तान से, और कुछ काफी इंसल्टिंग थी ना, एंग्लो मैसूर वॉर 1790। अब इस वॉर में क्या होने वाला था जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये क्यों हुई इसके बारे में जानेंगे कि सबसे पहले जो पहली की ट्रीटी थी वो काफी इंसल्टिंग थी। सेकंड ये था कि जो फ्रांस था, फ्रांस की तरफ इसका झुकाव बढ़ रहा था टीपू सुल्तान का, ठीक है ना। फ्रांस जो था वो एक कंपटीटर था इंग्लैंड का, इसलिए इनको पसंद नहीं फ्रांस। थर्ड एक था नेपोलियन। नेपोलियन जो पूरे वर्ल्ड विनर बनना चाहता था, हर जगह पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। यूरोप में भी उसने काफी नुकसान किया, एशिया में भी आ रहा था, और अब वो बढ़ रहा था इंडिया की तरफ। नेपोलियन जो अंग्रेजों का दुश्मन था, अब अगर इंडिया में आ जाता तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस शायद खत्म हो जाता। इससे अंग्रेज पहले ही डर रहे थे। ऊपर से जो मैसूर का टीपू सुल्तान था उसने इनवाइट कर दिया नेपोलियन को कि आप यहाँ पर आ जाओ, इंडिया में लड़ाई लड़ो और आपका समर्थन, आपकी सपोर्ट करेंगे हम। तो इंडिया में लड़ाई किसके साथ करेंगे? बिल्कुल सबसे बड़ी जो पावर बनने जा रही है ब्रिटिशर्स, उनके साथ। तो ब्रिटिशर्स के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली थी नेपोलियन, और नेपोलियन को बुला कौन रहा था? मैसूर के टीपू सुल्तान। इसलिए ये कारण बना लड़ाई का, नेपोलियन। ठीक है। जो थर्ड जो इसमें कारण था वेलेजली। वेलेजली ने कुछ ट्रीटीज करने लगा था, उसको कहते थे उस टाइम में सब्सिडियरी ट्रीटीज। अब सब्सिडियरी ट्रीटीज यानी कि सहायक संधियां क्या थी? ये इसके कारण जो स्टेट की पावर्स कम हो रही थी। अब जो लॉर्ड वेलेजली था वो काफी एम्बिशियस था, अपने स्टेट को बड़ा करना चाहता था, अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहा था, इसके लिए भी ये ट्रीटीज कर रहा था। तो ये ट्रीटीज भी अब काफी नुकसान देने वाली थी इनको, इसके लिए भी अब लगभग लड़ाई होनी फिक्स हो रही थी। अब अपने जानेंगे बच्चों कि इसके बाद 1799 में वॉर हुई। वॉर होने के बाद में इसमें टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया, कैजुअलिटी हो गई, ठीक है ना। इसके बाद जो मैसूर था, अंग्रेजों ने उसको अपने अंदर मिला लिया। कुछ ऐसा भी यहाँ कहें कि उससे पहले एक सब्सिडियरी ट्रीटी की नाम की ट्रीटी थी, इससे मैसूर की पावर कम होगी और बाद में इनको अपने अंदर मिला लिया। अब अपने बात करेंगे कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था, इसने पूरी चुल मचाई थी कि ये ट्रीटी करने लगा था सब्सिडियरी ट्रीटीज। ये असल में थी क्या? सब्सिडियरी ट्रीटीज मुझे क्या था कि ये किसी स्टेट के पास जाते, उनको कह देते कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, क्योंकि पहले लड़ाई हुई होती थी, लड़ाई हुई होती उसमें अंग्रेज जीते होते। अब जीत गए तो उससे तकड़े हैं या उनसे ज्यादा कैपेबल हैं, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनका, इसीलिए जीते। तो ये उनको कहते कि हम आपके साथ ट्रीटी कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा का काम हमारा है, इसलिए अब हमारी कुछ कंडीशंस हैं इस ट्रीटी की। तो वो कंडीशंस क्या थी? सबसे पहला फोर्स या आर्मी। जिस स्टेट के साथ ये ट्रीटी की जा रही है या जिस प्रिंसिपली स्टेट के साथ ये ट्रीटी की जा रही है, वहां पर ये अपने फोर्स रखेंगे उस स्टेट में, उन्हीं की सुरक्षा के लिए, उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए, और उन्हीं के पैसों से। यानी कि उस फोर्स में उन्हीं के लोग भर्ती होंगे, लोग शायद आसपास से भी आ जाएं, किसी और स्टेट से भी आ जाएं, ठीक है। उन पर कंट्रोल होगा ब्रिटिशर्स का, उसको पैसे देंगे वो वाला स्टेट, यानी कि उन्हीं के पैसों से उन्हीं के स्टेट में फोर्स रख दी, उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वो किसके लिए काम कर रही है? उसकी इंटीग्रिटी किसके लिए है? अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। दूसरा,
जो यूरोप है, यूरोप के किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी पावर के साथ, कोई भी स्टेट जिसके साथ ये सब्सिडियरी ट्रीटी कर रहे हैं, वो उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों कंपटीशन है, अगर वो यहाँ पर आ गए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी इनको। तीसरा है रेजिडेंट, कि अब जो अंग्रेज है उनका एक रिप्रेजेंटेटर, उनका एक रेजिडेंट वो जाएगा हर प्रिंसली स्टेट में जहां पर ये ट्रीटी हो रही है। अब वहां पर जाकर ये कोई इंटरनल काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा इन्होंने कहा था, लेकिन किया उसने। वो वहां पर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, वहां की रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को देगा। वहां के असल में ना वहां का ये जासूस बन गया था, जाकर वहां की ना छोटी बड़ी बातों को बताने लग गया था अंग्रेजों को। फोर्थ, फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेश नीति। अभी जो स्टेट थे इनकी किस विदेश के साथ, किस बाहर देश के साथ क्या नीति होनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये डिसाइड करेंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, इस अकॉर्डिंग दिस ट्रीटी। फिफ्थ, सिक्योरिटी, इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी कौन देखेंगे, ब्रिटिशर्स, क्योंकि फोर्स उनके पास है, बिल्कुल ये बात है। सिक्स्थ ये है कि उनके जो इंटरनल मैटर है उसमें हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ओके बच्चों, और इसके साथ साथ ही बच्चों क्या था कि इससे जो सामने वाले स्टेट थे उनके पास बिल्कुल फोर्स खत्म हो गई, क्योंकि सारी फोर्स कौन सी है, अंग्रेजों की है, उसी को पे कर रहे हैं, इनकी फोर्स की जरूरत क्या है। दूसरी बात कि इतनी फोर्स रख भी नहीं सकते, इसके लिए उनकी फोर्स खत्म होने लगी। अब बच्चों इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए इसके बारे में जानते हैं। पहले कंपनी को इससे क्या प्रॉफिट या क्या बेनिफिट्स हुए। कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो अंग्रेजों की कंपनी थी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कंपनी, सबसे पहली बात तो ये थी कि बच्चों पहले अपन जानते हैं कि कौन कौन से हैदराबाद थे 1728 में। इन्होंने जो ये सब ट्रीटी की, मैसूर ने 1799 में धक्के से कर ली इन्होंने। क्या बच्चों, इसके बाद अवध 1801 में, और इसके बाद पेशवा 1802 में ये ट्रीटी हुई। ओके, अब इसको कंपनी को क्या प्रॉफिट हुए। सबसे पहली बात तो ये था कि ये अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बेदी बन गए थे, उनकी हर बात को जान पा रहे थे, है ना। दूसरी बात, इन्होंने जो वो स्टेट थे उनको वेपनलेस कर दिया, या उनको बिल्कुल पंगु बना दिया, क्योंकि उनके पास कोई हथियार ही नहीं थे, आर्मी नहीं थी। अब किसी भी स्टेट को कंट्रोल में रखने के लिए आर्मी की जरूरत तो होगी, उनके पास तो अपनी बस नाम की आर्मी है ना। ताकि उनके स्टेट में तो आर्मी है, लेकिन आर्मी पर कंट्रोल किनका है, अंग्रेजों का। ठीक है। दूसरी बात, जो यूरोपियंस थे वो अपने दम पर कितनी सेना बना लेते, कुछ खास नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको सेना को बनाना तो आसान है, लेकिन उसको रखना, उसको सैलरी देना, उसको खाना खिलाना मुश्किल है, उसमें पैसे लगेंगे। इतने पैसे हैं किसके पास। तो अंग्रेजों ने पूरे के पूरे स्टेट में उन्हीं के पैसे से उन्हीं को सेना दे दी, कि सेना तो उन्होंने पहले भी रखनी थी, आर्मी तो उनके पास पहले भी होनी थी, लेकिन वो अब वो आर्मी होगी ब्रिटिशर्स की। अब आर्मी उनकी ब्रिटिशर्स की, काम ब्रिटिश का कर रही है, लेकिन पैसे ले रही है प्रिंसली स्टेट्स से। तो उनकी आर्मी जो थी वो बड़ी बन गई थी, आर्मी एक्सपेंशन हो गया था। थर्ड थर्ड ये था कि जो कुछ स्टेटिक्स पॉइंट थे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, अब उन पर भी अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। हर जगह आर्मी है, हर जगह आर्मी है, तो कहीं पर भी कभी भी अपना इंफ्लुएंस जमा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली ये काफी अच्छी ट्रीटीज थी। फोर्थ, अंग्रेजों के लिए फोर्थ ये था कि अब जो अंग्रेज थी उनकी एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बढ़ने लगी थी, क्योंकि हर जगह उनका इन्फ्लुएंस था।
फिफ्थ फिफ्थ ये था कि यूरोप था जो अब उसमें सबसे आगे जा रहे थे, ठीक है ना। और सिक्स्थ ये था कि अब ये जब दो राजा थे उसमें लड़ाई हो जाती है तो उनके बीच में मीडिएटर भी बन रहे थे। अब मीडिएटर कहते हैं, अब जो दो बिल्लियों वाले है ना, सुनी होगी आपने कहानी कि वो रोटी के लिए लड़ रही थी, फिर एक बंदर आ गया, कहा गया रोटी, है ना, उनको उनकी ट्रीटी करवाने के चक्कर में। ऐसे ये थे, करवा तो रहे थे ट्रीटी, दो दो राजा लड़ पड़े, दो राजाओं में कुछ डिसएग्रीमेंट्स या डिसेंट्स हो गए, तो फायदा उनका ये उठा रहे थे, यानी कि ये बन गए मीडिएटर, मिडिल मैन। ओके बच्चों, सेवंथ जो था एक रेजिडेंट, रेजिडेंट जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था उनको अब रखेंगे ये उस स्टेट में। अब स्टेट में रखेंगे तो वहां के मैटर्स में ये इंटरफेयर भी करेगा, क्या है, वहां तो था नहीं करेगा इंटरफेयर, लेकिन इंटरफेयर करने लग गया। अब देखिए बच्चों, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इससे क्या लॉसेस हुए। सबसे पहली बात तो कि वो बिल्कुल आर्मलेस हो गए, कि हथियार नहीं बचे, फोर्स खत्म हो गई। दूसरी बात, उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो भी खत्म होने लगी, क्योंकि वो हर चीज के लिए ब्रिटिशर्स पर डिपेंड रहने लगे। अब देखो बच्चों, इन्फ्लुएंस है, जो धाक है, वो किसके दम पर है, फोर्स के दम पर, सेना के दम पर। अब सेना तक के पास तो है नहीं, तो भी दम किस पर, तो इंडिपेंडेंस बिल्कुल खत्म होने लगी, नाम के राजा, ठीक है। तीसरी बात, जो रेजिडेंट था वो इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा था, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ बात, देखो जो कितना खर्च हो रहा है, तो खर्च कहां से आएगा, खर्च ले रहे थे ये स्टेट से, ब्रिटिशर्स। स्टेट को कहां से आएगा, टैक्सेस, टैक्सेस देंगे उस टाइम में आम लोग यानी कि प्रजा, कॉमन मैन दे रहे थे। तो उतना ज्यादा टैक्स लगाया गया लोगों पर कि लोगों का बुरा हाल हो गया। अब देखिए बच्चों, आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, तो किसके लिए ले रही है, वो हमें अच्छी एजुकेशन देंगे, हमें अच्छे स्कूल्स देंगे, ठीक है ना, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स देंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, अच्छा पीसफुल माहौल होगा। ऐसा नहीं कि कोई चोरी कर जाए, कोई हमारा बटुआ मार ले, इस तरह से नहीं होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स तो आम लोगों को कुछ क्यों दे, वो उनको लिए अच्छे स्कूल क्यों खोले, अगर अच्छे स्कूल खोलेंगे, वो एजुकेटेड हो जाएंगे, तो वो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उनकी जो उनका एग्जिस्टेंस है उसको चैलेंज करेंगे। तो उनको पढ़ाने वाले तो है नहीं है, अच्छी हेल्थ उसको क्यों दें, उनको हॉस्पिटल्स पर पैसा लगेगा, वो पैसा इन पर नहीं लगाने वाले, इंडियंस पर नहीं लगाने वाले, पैसा अपने यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये उससे नुकसान हुए। अब जो अपने बात करेंगे पंजाब की, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10th गुरु थे, उनके ज्योति ज्योत समाने के बाद आए गुरु ग्रंथ साहिब, जिनमें उनके सारी उपदेश थे, है ना, गुरुओं के उपदेश वो लिखे हुए थे। अब उस टाइम में जो सिख एम्पायर था, जो आज का पंजाब, हरियाणा, कश्मीर का कुछ पार्ट, पंजाब जो वेस्टर्न पंजाब है, मुल्तान, इस तरह से काफी पार्ट था जो वहां पर शामिल था, वो बंट गया था 10 मिसल्स में। महाराजा रंजीत सिंह जो कि एक सुकर चकिया मिसल से थे, उन्होंने सभी मिसल्स को एक साथ लेकर आने का काम किया। ओके बच्चों, सभी मिसल्स को एक साथ लेकर आने का काम किया और चार्ल्स मेटकॉफ के साथ फरवरी 1809 को एक ट्रीटी की, फरवरी। इसमें जो सतलुज थी, सतलुज रिवर पंजाब में से निकल रही है ना, उसका ईस्टर्न पार्ट वो वहां पर ब्रिटिशर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अप्रैल 1809 को अमृतसर की ट्रीटी हुई। ओके बच्चों, अब बच्चों इस ट्रीटी में क्या था कि जो वेस्टर्न पार्ट था
वो अब इंग्लिशमैन का था। लेकिन इसमें एक ये भी बात थी कि अगर इस ट्रीटी के किसी भी पॉइंट को अगर अपने ना मानते तो ये ट्रीटी खत्म हो जाती। अब इस ट्रीटी में ये भी बात थी कि दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब वो 1831 में अलेक्जेंडर वंस आए, ठीक है ना, उसके बाद में कुछ इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गए। अब इसके बाद 1838 में एक ट्रायंगल ट्रीटी की गई 1838 में। इसमें ब्रिटिशर्स थे, महाराजा रंजीत सिंह थे और एक थे शाहबुज। अंग्रेज तो कब्जा करना चाह रहे थे, सीधी सी बात है ये पंजाब पर, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि जब अंग्रेज आ रहे थे अफगान वॉर के लिए तो इन्होंने पंजाब ने अंग्रेजों को निकलने नहीं दिया अपने स्टेट से। 27 जून 1839 को रंजीत सिंह को पैरालाइज हो गया, महाराजा रंजीत सिंह को, और वो मर गए। अब अपने बात करेंगे एंग्लो सिख वॉर की। एंग्लो सिख वॉर, पहली एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी? 1845 से 1846। अब क्यों हुई थी? पहली बात तो ये थी कि जब इतना कुछ हो गया तो ना असंतोष आ गया, संघर्ष हो गया। एक डोगरा किंग थे गुलाब सिंह, डोगरा जो पंजाब का पार्ट था, आज भी ना कश्मीर के कुछ पार्ट्स में डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके बच्चों, इन्होंने भी अपने इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। रानी जिंदा जो कि रंजीत सिंह की रानी थी, और लाल सिंह, ठीक है ना, इनके साथ भी कुछ गलत हुआ, इनको इधर उधर भेज दिया गया, इनको रिस्पेक्ट नहीं मिली। ओके बच्चों, तो इस तरह के कुछ काम उस टाइम में हो रहे थे। अब बच्चों क्या हुआ कि इसके बाद लाहौर की एक ट्रीटी की गई। लाहौर की ट्रीटी, इससे पहले 18 दिसंबर 1845 को वॉर हुई थी जो वो शुरू की थी उस टाइम के लॉर्ड हॉर्डिंस ने, ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों लाहौर ट्रीटी हुई, लाहौर ट्रीटी 1 मार्च 1846 में। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ कि सबसे पहले कि जो सतलज का एरिया था वो काफी ब्रिटिशर्स के पास आ गया। महाराजा दलीप सिंह जो कि रंजीत सिंह के बेटे थे, उनको, उनकी जो मॉम थी, जो रानी जिंदा थी, उनकी प्रोटेक्शन में रखा गया, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ ना, दिसंबर ऑफ 1846 1746, इस टाइम में बच्चों 1846 था ना बच्चों, इस टाइम में एक और ट्रीटी हुई, उसे कहते हैं भैरोवाल ट्रीटी। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि सब जगह सहमति बनी कि हाँ भी अब हम मिलजुल कर चलेंगे। एक हेनरी लॉरेंस आए, उनके साथ ये बात हुई कि भाई अब सब मिलजुल कर तो चलना ही है, अब हम एक कमेटी बनाएंगे जो दलीप सिंह की भलाई के लिए और सिख एम्पायर की भलाई के लिए होगा। उसमें 8 सिक्स बनाए गए काउंसिल में, 22 लाख दिए गए अंग्रेजों को और लाहौर भी दिया गया। और इसके साथ साथ जो रानी जिंदा थी, रानी जिंदा, उनको 1.5 लाख की पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। इनकी इतनी पेंशन उनको मिलेगी, ठीक है ना। अब सेकंड जो एंग्लो सिख वार था उसकी बात करेंगे। एंग्लो सिख वॉर सेकंड था 1848 से 1849। क्यों हुआ था भाई? पहले की बातें, विश्वासघात हुआ था, ट्रीटी ढंग से नहीं हुई थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे। जो रानी जिंदा थी उसको चुनार भेज दिया गया। जो दलीप सिंह थे उनकी मैरिज को लेकर भी कुछ क्वेश्चन थे।
गलत तरीके से मैरिज हुई थी उनकी, है ना, या सही तरीके से नहीं करवाई थी, उसमें ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया था, ये सभी बातें थी। तो छोटी छोटी वॉर्स हुई इसमें। 2 नवंबर 1848, 1848 इस टाइम में एक चंपाकवाड़ में वॉर हुई, उसका कुछ नहीं बना। उसके बाद में बच्चों फरवरी 1849 को वॉर हुई गुजरात चिनाब के किनारे, कुछ नहीं बना उसका। लास्ट में एक और वॉर हुई, उसमें सिख हार गए। पूरे के पूरे सिख एम्पायर पर अब ब्रिटिशर्स का इंफ्लुएंस हो गया। 29 मार्च 1849, 20 मार्च वेलेजली थे, उन्होंने पूरे के पूरे एरिया पर अपना, डलहौजी ने पूरे के पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। ओके बच्चों, अब क्या परिणाम निकले इसके, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि सिख एम्पायर खत्म हो गया। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो बाउंड्री थी अफगानिस्तान, उधर नॉर्दर्न पार्ट थे, ठीक है ना, वेस्टर्न पार्ट से लग गई थी, यानी कि अब ब्रिटिश एम्पायर लंबे चौड़े एरिया में फैल गया था। बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं तक था, अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छी तरह नोट्स बनाकर उसको पढ़िए। तब तक के लिए हम लेंगे अलविदा, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।